गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे प्रॉब्लम्स किए थे कि क्या होती है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो जैसा कि बेटा उसमें बताया गया था कि जो सनलाइट होती है उसमें वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर दोनों होते हैं। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? ओके बेटा, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर ये सनलाइट में होते हैं, क्योंकि हमको इसी पे इलेक्ट्रॉन पे बताना है। इलेक्ट्रॉन के को समझने के लिए हमको ये सब चीजें बतानी है, समझनी पड़ेंगी, तभी आपको चीजें समझ पाओगे। आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोर एटॉमिक मॉडल कहते हैं, जो आपका यहाँ से सिलेबस स्टार्ट हुआ। जो पीछे की चीजें पढ़ी थी हमने बोर मॉडल को समझने के लिए पढ़ी थी, क्योंकि तुम्हारी जो सीबीएसई बोर्ड है बेटा वो इससे पहले वाले जितने भी पोर्शन मैंने पढ़ाए वो सब डिलीट कर दिया, लेकिन बोर्ड को समझने से पहले उनको समझना जरूरी था, इसीलिए मैंने पढ़ाया आप लोगों को। ठीक है ना? अब बोर मॉडल समझते हैं। बोर मॉडल क्या हुआ? देखो, सबसे पहले जो मॉडल आया था बेटा वो कौन सा आया था? जे थॉमसन मॉडल, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल ये था कि जैसे तरबूज होता है ना, वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन में जो ऊपरी पार्ट होता है और एक रेड पार्ट होता है, एक सीड्स होते हैं, बीज होते हैं उसके। तो उन्होंने बताया था बीज जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह काम करते हैं, और जो रेड पार्ट होता है वो प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन द होल एटम्स, और ऊपरी जो पार्ट होता है वो होता है कवर जो होता है उसको न्यूट्रॉन कहते हैं। ये जे थॉमसन ने बता दिया था, क्योंकि आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये डिफिकल्टीज हो गई थी अरेंजमेंट करना किसी भी एटम में उन फंडामेंटल पार्टिकल्स का। ठीक है बेटा, तो उसको अरेंज किया, सबसे पहले अरेंजमेंट किया था जे थॉमसन ने। ठीक है, उन्होंने वाटरमेलन प्लम पुडिंग मॉडल प्रस्तुत किया, लेकिन वो मॉडल फेल हो गया था, क्योंकि उस मॉडल ने बेटा रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को समझा नहीं पाए थे। क्योंकि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये था कि जब ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था तो मेजर पार्ट के अल्फा पार्टिकल सीधे लाइन में चले जा रहे थे, विदाउट डिफ्लेक्शन शो करते हुए सीधी रेखा में चल रहे थे, स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे बेटा। लेकिन कुछ फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल थे वो सम एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और 20,000 में से मतलब एक से लगाकर 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वापस आ रहा था। ठीक है ना? तो ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया, और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि जो रिजल्ट उन्होंने बताया कि भाई किसी भी एटम में दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है जहां पे 99.99% मास कंसंट्रेट रहता है, ठीक है ना, एटम का, और एक्स्ट्रा रीजन ऑफ एटम जहां जो क्या होता है बेटा पूरा खाली एम्प्टी रहता है जहां पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, अपना मॉडल भी प्रस्तुत किया जिसको प्लैनेटरी मॉडल कहा गया। ठीक है ना? ये सब चीजें मॉडल्स पढ़ते गए। फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ क्या आया, डेवलपमेंट ऑफ बोर मॉडल, कि उसको समझने से पहले हमने वेव समझा, फिर पार्टिकल समझा, फिर प्लैंक क्वांटम थ्योरी समझी, फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझा। ये सब समझने के बाद हम लोग क्या समझेंगे, बोर मॉडल को समझेंगे। बात समझ रहे हो बेटा? तो बोर मॉडल को ये आया क्यों? क्योंकि आपको ये बता दिया गया था कि भाई प्लैनेटरी मॉडल जो रदरफोर्ड ने बताया था कि जो एटम होता है उसके पास दो पार्ट होते हैं। कौन सा? एक एक्स्ट्रा रीजन ऑफ एटम होता है और एक न्यूक्लियस होता है। तो जो बोर मॉडल के जो पोस्टुलेट थे जिन्होंने बताया कि एक बाय एक बताया कि उन्होंने बताया कि भाई ये तो बात सही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया कि कितनी दूरी पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसी एक्स्ट्रा रीजन में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन कितनी दूरी पे रिवॉल्व करते हैं ये नहीं बताया। ठीक है ना? तो ये बताया गया था बोर मॉडल के द्वारा, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल में जो है क्या बोलते हैं ये कमी थी, ये कि बताया गया था कि वो एक्स्ट्रा रीजन में रिवॉल्व करते हैं। तो मैक्सवेल का जो इलेक्ट्रोडायनेमिक एक्सपेरिमेंट था उसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग कोई चार्ज पार्टिकल को दूसरे चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में रिवॉल्व करता है तो वो ऑटोमेटिक रेडिएशन इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अगर वो पार्टिकल ऑटोमेटिक रेडिएशन इमिट करता रहेगा तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो पार्टिकल रुक जाता है, चार्ज पार्टिकल। तो वैसे ही बताया कि जैसे प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है।
तो जो कि प्रोटॉन स्टैटिक रहता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। तो अगर ये इसका पाथ कोई फिक्स नहीं है तो रिवॉल्व करेगा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे घूमते घूमते न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। जब न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके पूरा एटम ही खत्म कर देंगे, जो कि असंभव बात है मैक्सवेल के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए उनके रदरफोर्ड मॉडल को फेल कर दिया गया था। अब कौन आया था बेटा, बोर मॉडल ने बताया था। बोर मॉडल ने थोड़ा सा बस जो है चेंजेस कर दिए थे और पोस्टुलेट सारे के सारे जो है उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग ही दिए थे। तो लिखो, आफ्टर आफ्टर द फेलियर ऑफ after the failure of Rutherford model, Bohr Niels Bohr given new model, Niels Bohr given new model known as Bohr atomic model. This model is based upon Planck quantum theory of radiation. This model is based upon Planck quantum theory of radiation. Hence that this model also known as quantum mechanical model. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इसको बेटा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं। ओके बेटा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं। मतलब ये उन्होंने बताया कि बोर मॉडल जो मॉडल है वो प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे पूरा बेस है। क्वांटम क्वांटम मतलब समझ रहे हो कि पार्टिकल बताया गया है, इलेक्ट्रॉन को क्या बताया गया बेटा, पार्टिकल बताया गया। ठीक है, ओके चलो इसके बाद क्या लिखोगे, he proposed some postulate, he proposed some postulate, postulate मतलब उनका कोई प्रूफ नहीं दिया था, बस बताया था। ठीक है, he proposed some postulate about the model। ठीक है ना, तो पोस्टुलेट ऑफ मॉडल लिखो, लिखो बेटा पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल, पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल। तो बोहर मॉडल का पोस्टुलेट, पहला पोस्टुलेट क्या था बेटा, फर्स्ट पोस्टुलेट यहाँ पे लिखोगे, फर्स्ट पोस्टुलेट। तो बोर का पहला मॉडल बेटा बिल्कुल एग्जैक्ट रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग ही था। तो लिखोगे इसमें, एटम हैज टू पार्ट, फर्स्ट वन इज ए न्यूक्लियस एंड सेकेंड वन इज ए एक्स्ट्रा रीजन ऑफ एटम। फर्स्ट वन इज क्या लिखोगे बेटा, न्यूक्लियस, और दूसरा है एक्स्ट्रा रीजन ऑफ एक्स्ट्रा रीजन ऑफ एटम। ठीक है ना, तो न्यूक्लियस तो आपको पता ही है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस लिखो इसमें, न्यूक्लियस में लिखो, यहाँ पे डाल क्या तो डालो यहाँ पे न्यूक्लियस एडिंग, क्या लिखोगे, द न्यूक्लियस हैज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, the nucleus has proton and neutron and it is very very dense and small। ठीक है ना, and it is a central part of atom। ये होता है न्यूक्लियस के बारे में पूरी जानकारी है। मतलब ये जो न्यूक्लियस होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखेगा बेटा, ये बहुत छोटा होता है और ये कहाँ होता है, एटम के बिल्कुल सेंटर में होता है। ठीक है बेटा, नंबर सेकंड, एक्स्ट्रा रीजन ऑफ एटम। एक्स्ट्रा रीजन ऑफ एटम लिखो बेटा इसमें, एक्स्ट्रा रीजन ऑफ एटम
is free space of atom where electron is present and electron revolve around the nucleus. ओके बेटा, ये पहला पोस्टुलेट था जो बिल्कुल कॉपी था किसका बेटा, जो बिल्कुल कॉपी था बोर मॉडल का। ठीक है, पहला पोस्टुलेट आपको समझ में आ गया कि कोई एटम होता है बेटा, ठीक है ना, कोई एटम होगा उसके पास एक सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल पार्ट होता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, जो पॉजिटिव होता है, और इसके अंदर हम लोग रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन पॉजिटिव से न्यूक्लियस पूरा पॉजिटिव हो जाता है, इसको क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियस। ठीक है ना, और ये क्या होता है, ये पार्ट होता है एक्स्ट्रा रीजन ऑफ एटम। जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है ना, अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है ना, ये एटम है, ये सारी बातें समझ में। पोस्टुलेट फर्स्ट है बेटा, पोस्टुलेट फर्स्ट, सॉरी, पोस्टुलेट फर्स्ट का डायग्राम बना लो बेटा। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पोस्टुलेट, पोस्टुलेट नंबर सेकेंड, पोस्टुलेट नंबर सेकेंड, इसको लिखो बेटा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in closed circular path and this closed circular path is known as stationary orbit. Stationary orbit, and this closed circular path is known as स्टेशनरी ऑर्बिट। मतलब इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है ना, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इनको क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। ओके बेटा, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होते हैं, ये लिख लो। स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में पहले तो लिखोगे, स्टार बना के पॉइंट लिखोगे, स्टेशनरी ऑर्बिट होते क्या हैं ये लिखो पहले तो, ये स्टार बना के पॉइंट लिखना बेटा, स्टेशनरी ऑर्बिट लिखो बेटा। इट मींस, स्टेशनरी ऑर्बिट मींस द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन which have fixed distance, which have fixed distance from nucleus, from nucleus, fixed velocity, fixed एनर्जी, फिक्स्ड एनर्जी। ठीक है ना, तो स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब क्या हो गया, क्या होगा स्टेशनरी ऑर्बिट, कि वो ऑर्बिट जिसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस फिक्स्ड होती है और जिसकी वेलोसिटी फिक्स्ड हो, जिसकी एनर्जी फिक्स्ड हो। जब सब चीजें फिक्स्ड हो गई तो एनर्जी का ना तो वो होगा ही नहीं, हॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा ही नहीं, क्योंकि रदरफोर्ड ने यही बात मिस कर दी थी बेटा। उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, वो किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। बात समझ रहे हो, किसी भी ऑर्बिट में वो कितनी दूरी है, किसी भी एनर्जी के साथ, किसी भी वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करता है। तभी मैक्सवेल के एक्सपेरिमेंट को उन्होंने समझा नहीं पाए थे।
बोर मॉडल ने सबसे बड़ी चालाकी ये कि इन्होंने बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व तो करेगा, लेकिन वो फिक्स एनर्जी, फिक्स्ड वेलोसिटी और फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। जब फिक्स्ड हो गई भाई, तुम सोचो तुम्हारी डिस्टेंस फिक्स हो गई, यहाँ से इतनी दूरी पे रिवॉल्व करेगा, अब वो वहीं पे रिवॉल्व करेगा, दुनियादारी से मतलब ही नहीं है ना बेटा, बात समझ रहे हो? बोलो। तो अब ये चीज है, जो जब एनर्जी फिक्स हो गई, उसकी उसकी डिस्टेंस फिक्स हो गई, उसकी वेलोसिटी फिक्स हो गई, तो वो उसी चीज में रिवॉल्व करेगा। वो ना तो रेडिएशन इमिट करेगा, ना तो रेडिएशन अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है बेटा, बात समझ गए? तो ये पोस्टुलेट नंबर कौन सा था बेटा? बोलो, सेकेंड पोस्टुलेट था। अब थर्ड पोस्टुलेट पे आ जाओ। थर्ड पोस्टुलेट, लिखो बेटा। इन एनी एटम, इन एनी एटम देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। मतलब अनंत होते हैं, कोई सीमा नहीं होती, स्टेशनरी ऑर्बिट इतने होते हैं। तो लिखोगे, in any atom there are infinite number of stationary orbit and it is represented by number as well as alphabets, नंबर एज वेल एज अल्फाबेट। अगर आपने कोई नंबर यूज किया बेटा, ये न्यूक्लियस है मान लो, ये क्या है, ये स्टेशनरी ऑर्बिट है। क्या बेटा? स्टेशनरी ऑर्बिट। इनको क्या कहेंगे? स्टेशनरी ऑर्बिट कहेंगे। अगर इनको 1 2 3 4 में कहोगे तो ये क्या होंगी? ये एनर्जी लेवल होंगी। और ऑर्बिट होंगी। अगर इन्हीं को आपने क्या कह दिया, के एल एम एन, तो इसको कहेंगे सेल। ठीक है बेटा? तो ये चीज आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में। और ये बहुत ज्यादा होते हैं, अनंत होते हैं, कोई सीमा नहीं होती, इतने ज्यादा होते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इन स्टेशनरी ऑर्बिट इन एनी एटम्स। ठीक है ना? ओके बेटा, तो ये थर्ड पोस्टुलेट आ गया समझ में। तो यहीं तक आप तक रखते हैं बेटा। ओके, तो देखो क्या हुआ, ये बहुत एक बार सारी चीजें पीछे वाली रिवाइज कर लेना, नोट्स आपको बना ही रखे बेटा। अब मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ूंगा। ओके, तो आप धीरे धीरे इस चीज को पढ़ते रहिए, समझते रहिए, को मेरे से इंटरेक्ट करते रहिए। आप मेरे से इंटरेक्ट नहीं करोगे तो आपको केमिस्ट्री समझ में आने वाली नहीं है बेटा, याद रखना इस चीज। ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पूछते रहिए, अगर पूछोगे नहीं तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। आपका संडे को 1 नवंबर को आपका टेस्ट है, जो मैंने व्हाट्सएप पे भी डाल दिया है। ठीक है बेटा? आपके ग्रुप में भी डाल दिया है, तो आपको बहुत तरीके से पढ़ाई करनी है। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जहां तक मैं पढ़ाऊंगा उतना टेस्ट आएगा 1 नवंबर को। ओके बेटा? ठीक है? तो बोर मॉडल बहुत ही इंपोर्टेंट मॉडल है। ये बहुत सारी चीज इसमें कैलकुलेट करना बाकी है, जो हम लोग कर सीखेंगे करके। ओके बेटा? थैंक यू।